हेलो बच्चों, अ वेरी फ्रेश इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। केमिकल रिएक्शन लेक्चर नंबर 8। ठीक है, इसमें हम चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे और आखिरी एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम बहुत सारे लगभग 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि 1 मार्क्स से होंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, आज हमें पढ़ना है करोजन। क्या पढ़ना है बच्चों? करोजन। अब करोजन को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, किसके हिसाब से? 11 12 नीट जेई के हिसाब से पूरा फाउंडेशन पढ़ना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सीबीएसई की पूरी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पर जाकर करोजन का लेक्चर देख लेना, बहुत डिटेल में वहां पर आ जाएगा। लेकिन मैं बोर्ड सिलेबस को जितना लगेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगा, ज्यादा चीजें डिटेल में 11 12 की इसमें मैं नहीं बताऊंगा, 10th में जितनी लगेंगी उतनी ही बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक थिंक अबाउट इट दिया गया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि एल्यूमिनियम यूटेंसिल इन हाउस लूजेस लस्टर आफ्टर फ्यू डेज। तो क्यों? जो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब भांडी, जो बर्तन होते हैं ना, एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं, कुछ दिनों में उसकी चमक गायब हो जाती है। इसका रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन ये होता है बच्चों, जब एल्यूमिनियम आप क्या करोगे, कुछ दिनों के लिए एक्सपोज रखोगे एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब भांडी बर्तन, एल्यूमिनियम यूटेंसिल अगर आप एक्सपोज रखोगे हवा के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में तो उसका होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हवा में का ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उस एल्यूमिनियम के बर्तन पर एक लेयर बनेगा Al2O3 का। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड होने के बाद क्या मिलेगा? Al2O3, इसको क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो लेयर होगा, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, लस्टर, जो चमक होगी, ओके, ड्यू टू दिस इट लूजेस लस्टर। देख लो बच्चों, बेसिकली जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियमचे भांडी असतात, एल्यूमिनियम के युटेंसिल होते हैं, वो उनमें एक चमक होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना, मेटल्स आर लस्टरस, ओके। तो जब ये एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और एल्यूमिनियम का कन्वर्जन हो जाएगा Al2O3 में, इसको भी करोजन कहते हैं, करोजन ऑफ एल्यूमिनियम। तो लस्टर लूज हो जाएगा और वो Al2O3 का एक लेयर उस पर डिपॉजिट हो जाएगा, इस वजह से वो क्या करेगा, उसका लस्टर, उसकी चमक वो गंवा देगा। ठीक है, तो हमें करोजन पढ़ना है बच्चों। करोजन में अलग अलग तरह के करोजन होते हैं बच्चों। पहले करोजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, लिखो, द डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, द डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। डीके मतलब घटना, कम हो जाना, टूटना, फूट जाना। द डीके और डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब खराब होना, टूटना, फूटना, ओके। द डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट, ड्यू टू वेरियस वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, okay, the decay or destruction of metal due to various component of atmosphere is called corrosion, is called corrosion, is called corrosion। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज वेरियस फैक्टर? वेरियस फैक्टर किसके? एटमॉस्फेयर के। वेरियस फैक्टर इन द सेंस कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन, कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन या फिर कांटेक्ट विथ मॉइस्चर। आपको सबको पता है हवा में क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है ना, कांटेक्ट विथ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, ठीक है ना। तो जब ये एटमॉस्फेयर को आप किसी भी मेटल को एक्सपोज रखोगे तो उस पर एक प्रोसेस होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन, उसमें का ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन ऐड होकर वो मेटल क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ऑफ मेटल। किस वजह से? ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर? the atmosphere oxygen comes in contact with metal or atmosphere water vapors comes in contact with metal or moisture of atmosphere comes in contact with metal। तो जब भी कोई भी मेटल, नोबल मेटल छोड़ के कोई भी मेटल होते हैं बच्चों, जब एयर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर इन सब के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनका हो जाता है ऑक्सीडेशन और उस ऑक्सीडेशन की वजह से, उस ऑक्सीडेशन की वजह से वो खराब हो जाते हैं, उसको बोलते हैं करोजन। अब करोजन का बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोखंडाचे गंजने, ओके। जो लोखंड होता है ना बच्चों, गंज जाता है, उसको जंग लग जाता है, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ करोजन। तो करोजन क्या होता है? द डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू वेरियस एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। व्हाट आर द वेरियस एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट? कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, एयर और मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब ओलावा, तो इसको बोलेंगे करोजन। और करोजन का बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है? हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन ऑकर, हाउ कैसे होता है रस्टिंग ऑफ आयरन? when iron when iron
व्हेन आयरन एक्सपोज टू एयर, उसको खुला रखा गया, एक्सपोज टू एयर, हवा में उसको खुला अगर रखा गया, किसको, आयरन को, तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा, मॉइस्चर 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 ओला हुआ मॉइस्चर या ऑक्सीजन इन एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, और रेडिश कलर का नॉन स्टिकी, रेडिश कलर का नॉन स्टिकी, जो चिपकेगा नहीं बच्चों, नॉन स्टिकी होगा, देखा होगा ना आपने, जब लोखंड गन जाता है बच्चों तो उसके बारीक बारीक भूसा होके वो गिर जाता है, ठीक है, नॉन स्टिकी मतलब वो चिपकता नहीं है। रेडिश कलर का नॉन स्टिकी क्या बनता है बच्चों, रेडिश कलर का नॉन स्टिकी फेरिक ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, और इसको ही हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, रस्ट। अब इसकी रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। अब डू यू नो फेरिक ऑक्साइड, देख लो बच्चों, फेरिक मतलब क्या होता है, Fe प्लस प्लस प्लस, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ऑक्साइड O माइनस माइनस, तो ये 3 ये 2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा Fe2O3। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। तो Fe2O3 बनाना है, इसका हाइड्रेटेड फॉर्म बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, Fe लेना पड़ेगा, लोखंड, ये प्योर लोखंड है, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, मॉइस्चर भी होगा, मतलब पानी बनेगा 100%, पूरी प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। और अच्छे से एक प्रोसीजर पता करनी है तो कोटा पैटर्न साइंस वाला प्लेलिस्ट केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का करोजन वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड बनाना है, मतलब Fe2O3.XH2O। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जो गंज बनता है ना बच्चों, जंग बनता है, ओके, त्या गंजाचा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Fe2O3.XH2, इसलिए मैंने एक्स लिया, एक्स में भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, XH2, ठीक है। तो लोखंड कितना है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 3 ऑक्सीजन कैसे लोगे, हाउ विल यू टेक 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, 3O2 करेंगे, 3O2, तो Fe2O3, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है, 4 Fe, तो ये 2 4 3 दूनी 6, राइट, ओके करेक्ट, प्रिंट मिस्टेक है आपके बुक में, XH2, तो क्या मिल गया, रस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, रस्ट। तो कैसे रस्ट बनता है बच्चों, जब प्योर लोखंड जो होता है, प्योर आयर, वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो रेडिश कलर का नॉन स्टिकी फेरिक ऑक्साइड बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज रस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो फॉर्मूला ऑफ रस्ट विल बी Fe2O3.XH2, और ये जो 2 आया वो बैलेंस करने के लिए आया, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आया, ठीक है। तो करोजन का रीजन क्या होता है बच्चों, जब भी मेटल, अब हम आयरन की बात कर रहे हैं तो मैं बार बार आयरन बोलूंगा, तो आयरन का रस्टिंग क्यों होता है, जब आयरन एयर, मॉइस्चर या किसी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो रस्टिंग होता है, ठीक है ना। अब करोजन को कैसे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन देख लेंगे, प्रिवेंशन, करोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेटल को आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको कांटेक्ट में नहीं आने देना है, किसके, पानी के, हवा के या ऑक्सीजन के, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, करोजन डैमेज बिल्डिंग, करोजन क्या करता है वो पहले लिखेंगे, तो करोजन की वजह से क्या हो जाएगा, करोजन की वजह से मेटल डैमेज हो जाएगा, तो करोजन डैमेज बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्या करता है, डैमेज करता है, जो बिल्डिंग होते हैं ना जिसमें हम आयरन सलाखें वगैरह यूज करते हैं ना, ठीक है ना, तो बिल्डिंग को डैमेज करेगा, उसके बाद ब्रिज को डैमेज करेगा, पुल होते हैं ना बच्चों, कई पुल होते हैं जो मेटेलिक होते हैं, ठीक है ना, डैमेज ब्रिजेस, ठीक है ना, ब्रिजेस, मेटेलिक ब्रिजेस होते हैं, ठीक है ना, पुराने जमाने में बनाते थे बच्चों। उसके बाद एटोमोबाइल्स को भी डैमेज करेगा, ये एटोमोबाइल्स को डैमेज करेगा, डैमेज एटोमोबाइल्स, एटोमोबाइल्स मतलब स्वयं चलित वाहन जो खुद से चलते हैं, गाड़ी होती है ना, व्हीकल्स, एटोमोबाइल्स, एटोमोबाइल्स, ओके, जो गाड़ी होती है उसके बॉडी वगैरह खराब हो जाती है लोखंड की, ठीक है। उसके बाद शिप्स, ठीक है, डैमेज शिप, शिप होते हैं ना पानी वाले जहाज, ओके, डैमेज शिप्स, ओके, SH तो ये तो मेंढी हो गया ना बच्चों, सॉरी, SHIP, शिप्स, शिप्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा, पानी के जहाज जो मेटल से बने होते हैं उसको डैमेज करेगा। उसके बाद फिर आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, आर्टिकल मतलब वस्तु पदार्थ, मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, जो लोखंड से बनी हुई चीजें हैं उन सारे चीजों को ये क्या कर देगा, डैमेज क्यों करेगा, बिकॉज जब भी आयरन एयर, ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है तो नॉन स्टिकी रेडिश कलर का Fe2 फेरिक ऑक्साइड बना देता है, जो कि उसको चिपकता नहीं, वो गिर जाएगा, इस वजह से वो ब्रेक हो जाएगा, तो इन सारे मेटेलिक चीजों को क्या करेगा, करोजन डैमेज करेगा। अब इसको अगर प्रिवेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी रस्ट मटेरियल से कोट करना पड़ेगा, एंटी रस्ट मटेरियल, एंटी रस्ट मटेरियल का कोटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, उस पर कोटिंग करना पड़ेगा। कई बार हम क्या कर देते हैं, उस पर पेंट लगा देते हैं बच्चों, ठीक है, आपने देखा होगा जो मेटेलिक विंडोज वगैरह होते हैं घर पे, उसको हम पेंट लगा देते हैं, या फिर एंटी रस्ट सोल्यूशन लगा देते हैं, फिर हम क्या लगा देते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट लगा देते हैं,
एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, ठीक है ना। मतलब अब करोजन किस वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो अगर आपको करोजन रुकाना है तो क्या रुकाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन अवॉइड करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन अवॉइड करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लगाना पड़ेगा। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन मतलब कोटिंग की जाती है दूसरे मेटल की, तो ओरिजिनल मेटल के बजाय उसका करोजन हो जाएगा। या फिर उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कोई नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस उस पर कोट किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे हमारा बंदा होता है ना, 1 रुपए का 2 रुपए का, उस पर करोजन होगा क्या, जैसे कि स्टील का करोजन होगा क्या, नहीं। तो ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारी चीजों से आप क्या कर सकते हो, करोजन अवॉइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, करोजन अवॉइड कर सकते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि गोल्ड का करोजन होता है क्या, गोल्ड मतलब एयू उसका सिंबल होता है गोल्ड का, इसका करोजन नहीं होता। ओके, नो करोजन इन गोल्ड। इसका रीजन क्या होता है, देख लो बच्चों, करोजन जो है, गोल्ड जो है वो नोबल एलिमेंट है, नोबल एलिमेंट है, बिकॉज इट इज नॉन रिएक्टिव बच्चों, ठीक है ना। आप ऐसा मत कंसीडर करना कि सर 18 ग्रुप में होगा, ठीक है। नोबल एलिमेंट मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो इस पे क्या हो जाएगा, प्योर गोल्ड का करोजन नहीं होता, प्योर गोल्ड का करोजन नहीं होता, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं होगा। ऑक्सीजन के भले ही संपर्क में आ जाए, वो कांटेक्ट में आ जाए, पानी के कांटेक्ट में आ जाए, हवा के कांटेक्ट में आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं होगा, बिकॉज वो नोबल एलिमेंट है बच्चों, ठीक है। नॉट नोबल गैस, नोबल एलिमेंट बोल रहा हूं मैं। नोबल मतलब लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा। तो इसलिए गोल्ड का करोजन होगा क्या, नहीं। अब जो ओरिजिनल गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है बच्चों, तो उसके हम ऑर्नामेंट्स मतलब दागिने मतलब ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो उसमें हम कुछ इंप्यूरिटीज मिक्स करके उसके एलॉय बना के उसको थोड़ा कड़क बनाते हैं और उसके बाद उसका हम करोजन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ करोजन प्रिवेंट करने के मेथड थे। और यहाँ पर हमने एक चीज क्लियर की कि भाई करोजन गोल्ड का नहीं होता, बिकॉज करोजन नोबल एलिमेंट है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, इन द सेंस उसका करोजन भी नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे बच्चों, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन, थ्योरी ऑफ करोजन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 12th में जाओगे तो ये 8 मार्क का पॉइंट था जब हम थे 12th में। अब आपके टाइम पे 12th में 8 मार्क के क्वेश्चन ही नहीं है बच्चों, आपका मैक्सिमम 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन, उस सीबीएसई के लेक्चर में करोजन के मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, यहीं पे भी बता दूंगा, लेकिन थोड़ा स्पीड में और जल्दी जल्दी बता दूंगा ताकि आपको काम की चीजें आपको समझ आ जाए। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब देखो बच्चों, 12th में जब आप चले जाओगे तो 12th में आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसका नाम होता है केमिस्ट्री। तो उस सब्जेक्ट में आप पढ़ने वाले हो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना, ये आप पढ़ने वाले हैं। तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसमें आप इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पढ़ोगे। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन से। तो कैसे जनरेट करोगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। किससे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। अब मुझे बताओ बच्चों, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना। तो हम क्या करेंगे, एक अरेंजमेंट जनरेट करेंगे जहां ऑक्सीडेशन होगा, एक अरेंजमेंट जनरेट करेंगे जहां रिडक्शन होगा, और इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन देगा, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेगा, और वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू वायर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसे हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये कहना था बच्चों, इस पे बहुत बड़ी स्टोरी है। ये कहना था एडिसन का, ठीक है ना। तो एडिसन ने क्या कहा था, एडिसन बहुत बड़े आदमी थे बच्चों, बहुत बहुत बड़े, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत रिच आदमी थे। लेकिन टेस्ला ने एसी करंट का कंसेप्ट दिया। ओके, अगर ये होता तो बहुत महंगा होता बच्चों, ठीक है ना। चलो ठीक है, वो अलग स्टोरी है, बाद में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन, तो ये क्या होता है बच्चों, डिटेल में समझो, देख लो, आराम आराम से देखेंगे हम। तो क्या करेंगे बच्चों, देख लो, हम क्या करेंगे, प्योर मेटल ले लेंगे, ठीक है, ये प्योर आयरन, ठीक है, प्योर आयरन, ठीक है, ये प्योर आयरन है बच्चों, ये आयरन है जो कि प्योर है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इसके कांटेक्ट में सपोज वाटर ड्रॉप आ गया, क्या आ गया, वाटर ड्रॉप आ गया, ये वाटर का ड्रॉप, ठीक है, सपोज दिस इज द वाटर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है, ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है। और ये आयरन, आयरन के कांटेक्ट में जब वाटर ड्रॉप आ गया तो तब क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जो प्योर आयरन है, प्योर आयरन, इसको मैं प्योर बोलता हूं बच्चों, प्योर आयरन एनोड का काम करेगा,
प्योर आयरन किसका काम करेगा? एनोड का। किसका? एनोड का। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। दो होते हैं इलेक्ट्रोड, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ठीक है। तो एनोड पे कौन सी प्रोसेस होगी? हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन, मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होगी? रिडक्शन। हमेशा हो गया, यूनिवर्सल स्टेट है ये कि भाई एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्योर आयरन क्या करेगा? एनोड का काम करेगा। क्या करेगा? एनोड का काम करेगा। तो प्योर आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो Fe दैट गिव्स Fe प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इसको क्या बोलेंगे? फेरस आयन। समझ रहे हो? ये आपको डिटेल में पता है, फेरस आयन, ठीक है। तो एट एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? देखो, एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ प्योर आयर, ऑक्सीडेशन ऑफ प्योर Fe। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ प्योर Fe मतलब Fe दैट गिव्स Fe प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब आगे मुझे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। 2 Fe दैट गिव्स 2 Fe प्लस 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 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल बच्चों, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 8 की होगी, उस तरीके से मैं ले सकता हूं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई प्योर पे रिएक्शन। अब जो इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मेटल मतलब जो मेटल पानी के कांटेक्ट में आया हुआ है वो इम्प्योर बन गया। जो मेटल पानी के कांटेक्ट में आया हुआ है वो इम्प्योर बन गया। तो जो इम्प्योर मेटल होगा, इम्प्योर मेटल या इम्प्योर आयरन बोल देंगे, चलो इम्प्योर आयरन कैथोड का काम करेगा। किसका? कैथोड का। अब कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो अब कैसे होगा रिडक्शन? देख लो बच्चों, क्या होगा? ये हवा में से ऑक्सीजन ले लेगा, एयर, और इसमें क्या है? पानी है। इसमें क्या है? पानी है। और इधर से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ तो 2 ही दे रहा ना, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना बच्चों, तो मल्टीप्लाई करके हम 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो हवा का ऑक्सीजन, ये पानी और 4 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन कैसे होगा? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, ये ऑक्सीजन, एयर में का ऑक्सीजन प्लस पानी H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो ये क्या दे देगा बच्चों? देख लो। अब इससे हम क्या करेंगे बच्चों? सिंपली क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से? हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो 4 OH मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4 OH। और 4 OH पे ये 4 माइनस 4 दे दो, तो क्या हो जाएगा? 4 OH माइनस मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? 4 OH माइनस। अब क्या बनता है इससे? इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि इस रिएक्शन में क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसलिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो इलेक्ट्रॉन इसने लिया, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ये क्या थी? हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन। क्या था? ऑक्सीडेशन। और ये कैथोड पे क्या है? हमारा रिडक्शन। कैसे आइडेंटिफाई किया? बिकॉज हमने एनोड पे इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए ऑक्सीडेशन, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए रिडक्शन। क्या लिया? क्या हुआ? रिडक्शन। अब इसका ऐसे भी हो सकता है बच्चों, क्या होगा? कुछ पानी इसमें का आयोनाइज हो जाएगा और क्या देगा? H प्लस और OH माइनस आयन देगा। कुछ पानी इसका आयोनाइज हो जाएगा और क्या दे देगा? H प्लस और OH माइनस। तो अब क्या हो जाएगा? ऐसे भी हो सकता है कि भाई कुछ ऑक्सीजन H प्लस आयन के साथ कंबाइन होगा, H प्लस आयन है ना अंदर, कुछ ऑक्सीजन H प्लस आयन के साथ कंबाइन होगा, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये चारों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 4 माइनस है, 4 माइनस के लिए 4 प्लस, 4 माइनस के लिए 4 प्लस, तो 4 माइनस 4 प्लस कैंसिल, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या मिलेगा? 2H2O, फिर से क्या बन जाएगा? पानी। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन होगा। एट कैथोड रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करेगा? 2 ऑप्शन है। पहले तो हवा में का ऑक्सीजन प्लस पानी, इसमें का पानी H2O, यही रिएक्शन है, सेपरेट कुछ नहीं है। और इधर से आने वाले 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और इसको हमने 2 से अगर मल्टीप्लाई किया, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 4 OH, और ये 4 माइनस मतलब 4 OH माइनस। एक तो ऐसे होगा, या फिर कुछ पानी इसका आयोनाइज हो जाएगा, डिटेल में बताया मैंने, वो लेक्चर देख लेना, कोटा पैटर्न साइंस वाला, या यहाँ पर भी समझ जाएगा। कुछ पानी इसमें आयोनाइज हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस। तो कुछ ऑक्सीजन H प्लस आयन के साथ कंबाइन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये 4 लेना पड़ेगा। ये 4 लेने से क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 माइनस कैंसल, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या मिलेगा? 2H2O। क्या मिलेगा? 2H2O। क्या मिलेगा? 2H2O। समझ गए आप? तो क्या मिलेगा? 2H2O। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों? इसके बाद क्या होता है? जो Fe प्लस मिला हमें, क्या मिला? Fe प्लस मिला। ठीक है। तो क्या होता है बच्चों? देख लो, when Fe plus ion migrate from anode region, it react with water further to get, देख लो अब,
जो Fe++ आयन है, इट माइग्रेट होगा, मूव होगा, इट माइग्रेट एंड रिएक्ट विथ वाटर। अब कैसे होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, अगर ये पता करना है वो लेक्चर देख लो, ठीक है। Fe++ आयन माइग्रेट यहां से मूव होगा एंड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म Fe++। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन Fe++ एंड Fe++? इसको बोलेंगे फेरिक। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? फेरिक। क्या बोलेंगे? फेरिक। अब फाइनली क्या होगा बच्चों, देख लो फाइनली क्या होगा। ये जो Fe+3 मिला, मतलब ये Fe+++, ये जो Fe+3 मिला, ये कंबाइन होगा 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। कितने? 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा और क्या दे देगा ये? Fe2O3। क्या दे देगा? Fe2O3। अब 2 है ना, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? 6 प्लस चार्ज है यहाँ पर, 3 दूनी 6 प्लस चार्ज है। तो इसमें कि हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है ना, 8 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखूंगा, 6 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, चलेगा? 6 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, तो 6 प्लस और 6H, तो प्लस मैं क्या करूंगा यहाँ पे 6H प्लस, चलेगा ना? 6H प्लस, और ये H प्लस यहाँ पर आ जाएंगे रिएक्शन के लिए, इसके मदद के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो 6H प्लस। अब बचा क्या? H2। क्या बचा? H2, 2 हाइड्रोजन है, H2 और 1 ऑक्सीजन, तो इसको ले लेंगे H2O, ठीक है। अब 3 और 1 4 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, फिनिश। तो इस तरह से क्या मिल जाएगा? Fe2O3.H2O, और इसको क्या बोलेंगे हम? रस्ट। क्या मिलेगा? रस्ट मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर रस्ट इज फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आपका करोजन हो जाएगा, जिस वजह से मेटल डैमेज हो जाएगा। और ये जो करोजन होता है बच्चों, ये रेडिश कलर का होता है, याद रखो हमेशा, रेडिश कलर का होता है, लाल कलर का, और नॉन स्टिकी होता है। नॉन स्टिकी मतलब ये चिपकता नहीं है, मतलब अगर यहाँ पर करोजन बन गया तो ऐसे इसके लेयर्स हो जाएंगे, ओके, जो गिर जाएंगे बाद में, इसको चिपकेंगे क्या वो? नहीं। तो इस तरह से मेटल का करोजन होता है, ठीक है ना। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ करोजन, ठीक है। देख लो क्या क्या हुआ यहाँ पर। जो प्योर मेटल था, प्योर आयरन था, वो क्या कर रहा है? एनोड का काम कर रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, Fe दैट गिव्स Fe++ 2 इलेक्ट्रॉन, माने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन आगे हमें 4 की जरूरत है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दो तरह से यूटिलाइज हो सकते हैं। पहला, हवा में से आने वाला ऑक्सीजन, यहाँ का पानी, हवा में से आने वाला ऑक्सीजन और ये पानी, ये दोनों 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 4OH माइनस आयन देंगे। या फिर कुछ पानी क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है, H प्लस और OH माइनस आयन देता है। तो ये H प्लस आयन हवा में का ऑक्सीजन और इधर से आने वाले 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4H प्लस, तो ये 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, क्या मिला? 2H2O। अब ये जो Fe++ बना था, यहाँ पर Fe++ बना था, दिस Fe++ माइग्रेट एंड रिएक्ट विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्ट होगा, और Fe++ का Fe+3 होगा, उसकी भी एक रिएक्शन होगी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताई, ओके। Fe++ पता करना है, वो लेक्चर में चले जाओ CBSE के, वहां पर है आपको। तो Fe++ फेरिक मिलेगा। अब ये फेरिक फाइनली पानी के साथ रिएक्ट होगा और क्या दे देगा? Fe2O3.H2O और 6H+, ओके। इसको हमने आराम से बैलेंस कर दिया, फिर से एक बार देख लेना। तो 6H+ आयन दे देगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? दैट विल गिव यू द रस्ट। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? रस्ट मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? करोजन होता है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन। तो इस तरह से क्या हो जाता है? करोजन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक करोजन पढ़ लिया, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो करोजन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पॉइंट बच जाता है बच्चों, वो है रेंसिडिटी। क्या? रेंसिडिटी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। रेंसिडिटी क्या होता है? जो ऑयली प्रोडक्ट होते हैं, ओके, ऑयल रहने वाले फूड, जिसमें घी या तेल होता है या चिप्स होता है, अगर ये बहुत दिनों तक रख के आप खाओगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो खराब होता है, उसमें से बहुत ऐसी गंदी स्मेल आती है। सो दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। उसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? व्हेन ऑयल और फैट, डेफिनेशन देखो, व्हेन ऑयल और फैट, जो ऑयल या फैट होता है, व्हेन ऑयल और फैट लेफ्ट ओवर कुकिंग और लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल, फैट और लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल, जो पक जाने के बाद तेल रह जाता है ना, तेल या घी, फैट, या लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल, जो खाने के बाद उसमें जो ऑयल बच जाता है ना, वो ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ, जो कि यूज किया जाता है, मेकिंग फूड स्टफ खाना बनाने के लिए जो यूज किया जाता है और उसमें बच जाता है, फूड स्टफ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया तो अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा,
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अंडरगोज ऑक्सीडेशन इफ स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ज्यादा दिन के लिए रखा, इफ स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम क्यों? बिकॉज देखो बच्चों, इसमें कार्बन होता है, ऑयल फैट ये चीजों में कार्बन होता है और कार्बन कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव। अल्केन को पैराफिन बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, तो कार्बन कंपाउंड कम रिएक्टिव होते हैं। तो ज्यादा देर तक अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तभी क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट फाउंड टू हैव अ फॉल ऑर्डर एंड इट फाउंड टू हैव फाउल ऑर्डर। फाउल मतलब एकदम खराब, गंदी स्मेल आती है, फाउल ऑर्डर, कई बार चक्कर भी आ जाती है, इतनी गंदी स्मेल होती है उसकी, ठीक है ना। फाउल ऑर्डर, फाउल ऑर्डर इज कॉल्ड रेंसिडिटी, इसको क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी, इज कॉल्ड रेंसिडिटी, दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी, ठीक है ना। मतलब बच्चों, व्हेन ऑयल और फैट और लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल, जो बच जाता है तेल, वो मेकिंग फूड स्टफ, अनाज बनाने के लिए जो तेल यूज किया जाता है, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर वो ज्यादा देर के लिए ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसमें से गंदी स्मेल आने लगेगी। फाउल ऑर्डर मतलब बहुत गंदी स्मेल, उसको क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी, दैट इज नथिंग बट रेंसिडिटी। अब हाउ टू अवॉइड रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड रेंसिडिटी, टू अवॉइड रेंसिडिटी, रेंसिडिटी अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप क्या कर सकते हो, उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। ओके, अगर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो फाउल ऑर्डर आएगा क्या, नहीं। गंदा स्मेल किस वजह से आ रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से। किस वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया तो एंटीऑक्सीडेंट डाल देने से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फाउल ऑर्डर आएगा क्या, नहीं, मतलब रेसिडिटी नहीं होगी। और दूसरा, एयर टाइट कंटेनर में पैक करो, एयर टाइट कंटेनर में पैक करो। अब एयर टाइट कंटेनर में पैक करने से क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन किस वजह से हो रहा है, बिकॉज वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, फॉर लॉन्ग टाइम, स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ये एयर के कांटेक्ट में लॉन्ग टाइम आ रहा है, इसलिए रेंसिडिटी हो रही है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, एयर ही नहीं मिलेगी, तो उसका रेंसिडिटी होगा क्या, नहीं। मतलब एयर टाइट कंटेनर, जैसे कि चिप्स के पैकेट होते हैं, एयर टाइट होते हैं बच्चों, बाहर की हवा उसके कांटेक्ट में आएगी क्या, नहीं। लेकिन अगर अंदर की हवा चलेगी, मतलब एयर टाइट नहीं रहा वो, तो फिर उसमें स्मेल आएगा, गंदी सी स्मेल आएगी। तो इस तरह से इस फिनोमिनॉन को क्या कहते हैं बच्चों, रेंसिडिटी। जो ऑयल फैट इस तरह के कंपाउंड होते हैं, ज्यादा दिनों तक अगर आप उसको रखोगे तो उसमें से स्मेल आने लगेगी, तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे बच्चों, जो इस तरह की जो प्रोसेस होती है जिससे फाउल स्मेल, एकदम गंदा स्मेल आने लगता है, तो दिस इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी, इसको क्या बोलेंगे हम, रेंसिडिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये लिख लो बच्चों, हो गया। चलो, अब इसके बाद बच्चों एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज में से हम कुछ रिएक्शन देखेंगे जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है एंडोथर्मिक कौन सी है और एक्सोथर्मिक कौन सी है, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो HCl प्लस NaOH दैट गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों, Na और Cl, NaCl, सोडियम क्लोराइड, HOH बाय प्रोडक्ट H2O, ठीक है। और बहुत सारी हीट जनरेट हुई, तो अगर हीट प्रोडक्ट में होगी इसका मतलब हीट इवॉल्व हुई, हीट इवॉल्व हुई मतलब ये एक्सोथर्मिक है। याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें हीट क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट साइड पे होगी, ठीक है। अब सपोज ऐसा है बच्चों, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, याद है। अब इसको आपने हीट किया, इसको आपने हीट किया तो क्या हो जाएगा, 2KCl प्लस 3O2, 2KCl प्लस 3O2। अब इसको हम हीट दे रहे हैं ना बच्चों, हीट दे रहे हैं तो यहाँ पर हीट देना पड़ेगा। तो हीट दे रहे हैं मतलब ये कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक, बिकॉज इसमें हीट क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। तो ये कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक। कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक। उसके बाद सपोज कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें हमने पानी डाला, H-OH, तो इसका क्या हो जाएगा, ये O और H, OH और ये OH, दो OH, मतलब CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और बहुत सारी हीट रिलीज होगी। तो हीट रिलीज हो रही है ना, तो ये भी कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, बिकॉज इसमें भी क्या हो रहा है, बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। अब लास्ट बच्चों, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगर आप इसको हीट करोगे तो सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो कब मिलेगा, जब आप इसको हीट दोगे, सप्लाई करोगे। तो हीट सप्लाई करोगे मतलब ये कौन सी प्रोसेस है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। अगर हीट प्रोडक्ट साइड पे है तो एक्सोथर्मिक, अगर हीट रिएक्टेंट साइड पे है मतलब उसको अगर आप हीट दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, दो चीजें कवर कर ली, और वो दो चीजें कौन कौन सी थी, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी एंड करोजन, रेंसिडिटी एंड करोजन। ठीक है, तो अब यहां पर हम एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों। एक्टिविटी में क्या करना है हमें, हो गया है, चलो ठीक है। एक्टिविटी में क्या करना है हमें देख लो, हमें क्या करना है, 4 एक्सपेरिमेंटल ट्यूब लेना है। ठीक है, 4 एक्सपेरिमेंटल ट्यूब, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, 4 टेस्ट ट्यूब है। टेक सम बॉइल्ड वाटर इन द टेस्ट ट्यूब एंड पुट एन ऑयल लेयर ऑन इट। अब क्या करना है, ऑयल लेयर ऑन बॉइल्ड वाटर, एक उबलता पानी, इसमें क्या करना है, बॉइल्ड वाटर डालना है। बॉइल्ड वाटर मतलब गर्म पानी, और इस पे ऑयल का लेयर, ऑयल का लेयर। ठीक है, मतलब गर्म पानी होगा, और सबको पता है जो ऑयल होता है, ऑयल लाइटर देन वाटर होता है, इसलिए जो ऑयल है इस पे जमा हो जाएगा पूरा। सबसे ऊपर क्या रहेगा, ऑयल, ये ऑयल का लेयर है, ऑयल लेयर। ठीक है, और ये बॉइल्ड वाटर है, गर्म पानी, अंदर का गर्म पानी है। सेकंड में क्या लेना है, टेक सम साल्ट इन वाटर इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब, मतलब इसमें क्या करना है, पानी लेना है, पानी, और कुछ नमक डाल देना है उसमें, साल्ट, साल्ट। ओके, इसमें नमक डाल देंगे, नमक। ओके, ये साल्ट है। ठीक है, ये साल्ट है। ठीक है, साल्ट इसमें पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, साल्ट वाटर है, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर। अब थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, टेक सम अनहाइड्रस, लेट देयर बी ओनली एयर इन थर्ड टेस्ट ट्यूब। अब तीसरे में सिर्फ एयर है बच्चों, सिर्फ एयर है, मैं कुछ भी नहीं बताता, इसमें क्या है, सिर्फ एयर है, खाली हवा है। और चौथे में क्या करना है, प्लेस टेक सम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन द फोर्थ टेस्ट ट्यूब। एयर एंड अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एयर एंड अनहाइड्रस मतलब पानी जिसमें नहीं होगा, अनहाइड्रस, कोरडे, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ओके, एयर प्लस अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेना है। टेक सम, क्या बोल रहा है बच्चों, प्लेस सम, ओके, टेक सम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन द फोर्थ टेस्ट ट्यूब। ओके, प्लेस अ स्मॉल आयरन नेल इन एवरी टेस्ट ट्यूब। अब हर टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, एक छोटा सा आयरन नेल रखना है, नेल मतलब खिला, ओके, खिड़ा। ओके, ये ऐसा आयरन नेल रखना है, और ऑब्जर्व करना है किसमें करोजन ज्यादा हुआ। बता सकते हो बच्चों क्या होगा, क्लोज द फोर्थ टेस्ट ट्यूब विथ एवरी, क्लोज द फोर्थ टेस्ट ट्यूब विथ रबर कॉर्क। ओके, ये टेस्ट ट्यूब को क्या किया गया, क्लोज कर दिया गया ऐसे। ओके, रबर कॉर्क से, ओके, रबर से ऐसे इसको बंद कर दिया गया, क्लोज है वो। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, फ्यू डेज, अब कुछ दिन तक इसको रखना है। क्या है बच्चों, 4 टेस्ट ट्यूब है, देख लो सिचुएशन क्या, 4 टेस्ट ट्यूब है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में उबलता हुआ पानी है, उस पे ऑयल का लेयर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टेस्ट ट्यूब में साल्ट वाटर है, थर्ड टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एयर है, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में एयर एंड अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, और चारों में हमने क्या किया, सेम टाइप का आयरन का नेल रखा, और ये हमें कुछ महीनों तक, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक रखना है। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द रस्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब 2। तो सबसे ज्यादा फास्ट रस्टिंग किसका होगा, साल्ट सॉल्यूशन का, साल्ट सॉल्यूशन में। ओके, इसीलिए जो समंदर का पानी है ना, उसमें भी साल्ट होते हैं बच्चों, तो जो शिप होती है, शिप, जहाज, वो बहुत जल्दी करोजन होता है उसका, खराब हो जाती है। ठीक है, साल्ट होने की वजह से जो हमने प्रोसेस सीखी, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, वो बहुत फास्ट होगी। तो सबसे ज्यादा करोजन किसका होगा, साल्ट वाटर में, खिले का करोजन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, द स्लाइट चेंज वॉज ऑब्जर्व इन ओनली एयर कंटेनिंग थर्ड टेस्ट ट्यूब। ओके, इसमें बहुत कम करोजन होगा, सिर्फ हवा है ना, तो करोजन बहुत कम होगा, बिकॉज वहां पर पानी है क्या, नहीं। एंड वेरी स्लाइट चेंज वॉज ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब 1 कंटेनिंग ऑयल लेयर ऑन द बॉइल्ड वाटर। जो उबलते हुए पानी में हमने ऑयल रखा था ना बच्चों, इसमें बहुत कम करोजन होगा, बिकॉज एयर इसके कांटेक्ट में आएगी क्या, नहीं, ऑयल की वजह से। ऑयल नॉन रिएक्टिव होगा बिकॉज इट इज अ हाइड्रोकार्बन, तो हवा उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, उतना ज्यादा करोजन नहीं होगा। नो चेंज वॉज ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब 4 कंटेनिंग अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें तो बिल्कुल करोजन नहीं होगा, नो करोजन, बिकॉज ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो करोजन। यहाँ पर ना ऑक्सीजन है, ना एयर है, ना कुछ है, तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन होगा क्या, नहीं, कैल्शियम और क्लोराइड की वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा करोजन किस में होगा, साल्ट वाटर में। ठीक है, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, और सबसे कम वहां पर, बिल्कुल नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया बच्चों। जल्दी मिलते हैं लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चन करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स,
फिल इन द ब्लैंक्स और 1 मार्क क्वेश्चन, एडिबल ऑयल, ये सारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आऊंगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।